सोचने की बात है, अगर हमारा जाना पहचाना आलमी निज़ाम अचानक बदल जाए तो? आज हम ऐसी ही एक तजवीज़ का जायज़ा लेने वाले हैं जो बैनुल अक़वामी सियासत की शक्ल बिल्कुल बदल सकती है। उसका नाम है बोर्ड फॉर पीस। तो सवाल ये है कि आखिर ये बोर्ड फॉर पीस है क्या चीज़? क्या ये वाकई आलमी अमन की तरफ कोई नया रास्ता है या फिर मामला कुछ और ही है? और ये कौल जो सोर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का है, सीधा इस बहस के मरकज़ में ले आता है। मतलब कि असल हकमियत किसकी होनी चाहिए, बैनुल-अक़वामी कवानीन की या फिर एक फ़र्द की ज़ाती मर्ज़ी की? ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को ठीक से समझने के लिए आइए इसे कुछ हिस्सों में देखते हैं। पहले तो ये कि ये नया आलमी प्लेयर बनने की कोशिश कैसे कर रहा है, फिर कानून और शख्सियत के फ़र्क को देखेंगे, इसकी जो पे टू प्ले मेंबरशिप है उस पर भी नज़र डालेंगे, और हाँ, चेयरमैन के इख्तियारात कितने हैं, क्या ये पुराने नौआबादी दौर की तरफ वापसी है, और आखिर में इन सब का आलमी अमन के मुस्तकबिल पर क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला हिस्सा, एक नया आलमी खिलाड़ी। यहाँ बात हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा को टक्कर देने के अज़्म की। और सोर्स के मुताबिक, जिसमें फ़ाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला है, मकसद सीधा सीधा अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में एक इदारा खड़ा करना है। मतलब कोई छोटी बात नहीं हो रही यहाँ। लेकिन सवाल ये है कि ये नया मुकाबला अक़वाम मुत्तहिदा से अलग कैसे होगा? और यही बात हमें इन दोनों इदारों के बुनियादी फ़र्क की तरफ ले जाती है। फ़र्क कानून और शख्सियत का। यहाँ देखिए, ये फ़र्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा है जो चलता है बैनुल अक़वामी कानून और मुस्तहकम कवायद पर, दूसरी तरफ बोर्ड फॉर पीस है जहाँ सब कुछ चेयरमैन की मर्जी, ज़ाती सौदेबाजी और यहाँ तक के मूड पर मुनहसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पे टू प्ले मेंबरशिप, यानी इस क्लब का हिस्सा बनने की कीमत क्या है। यहाँ भी फ़र्क बिल्कुल साफ है। अक़वाम मुत्तहिदा उसूली तौर पर सब रियासतों के लिए खुली है, लेकिन बोर्ड फॉर पीस को सोर्स एक प्राइवेट क्लब कह रहा है जहाँ दाखिला हर किसी के लिए नहीं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इस क्लब की मेंबरशिप फीस कितनी है? और कीमत है $1 अरब। जी हाँ, $1 अरब। सोर्स के मुताबिक अगर किसी को 3 साल से ज़्यादा की मेंबरशिप चाहिए तो उसे इतनी बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। और इसी को कहते हैं पे टू प्ले सिस्टम। मतलब एक ऐसा निज़ाम जहां आपका असर और रसूख और आपका फैसला करने का हक इस बात पर मुनहसर करता है कि आपने पैसा कितना लगाया है। सबके बराबर के हुकूक वाली बात यहाँ नहीं है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, और ये शायद सबसे अहम है, चेयरमैन के बेलगाम इख्तियारात। सोर्स में जो ड्राफ्ट का जिक्र है उसके मुताबिक ये इख्तियारात देखिए। चेयरमैन हमेशा के लिए इस ओहदे पर रहेगा, और ये ओहदा अमरीकी सदर के दफ्तर से नहीं बल्कि उसकी ज़ात से जुड़ा है। वो किसी भी मेंबर मुल्क को जब चाहे निकाल सकता है। हर फैसले पर उसे वीटो का मुकम्मल हक है। नए इदारे बनाना, उन्हें ख़त्म करना, सब उसके हाथ में। और उसे हटाना सिर्फ 2 सूरतों में मुमकिन है, या वो खुद इस्तीफ़ा दे या पूरा बोर्ड मुत्तफ़िक़ होकर उसे निकाल दे। मतलब करीब करीब नामुमकिन। ये टेबल तो मामले को और भी साफ कर देता है। देखिए, बोर्ड फॉर पीस में आखिरी फैसला चेयरमैन का है। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल वीटो करती है। फैसला बदलना है, बोर्ड में 2/3 अक्सरियत चाहिए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक पूरा पेचीदा निज़ाम है। और सबसे अहम बात, इख्तियार की बुनियाद। बोर्ड में ज़ाती है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इदारा जाती, यानी UN चार्टर। अब आते हैं एक और दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान कन सवाल की तरफ। क्या ये सब पुराने निज़ाम की तरफ एक वापसी है? सोर्स का बुनियादी नुक्ता यही है कि ये सिर्फ एक नए इदारे की बात नहीं हो रही। ये कवानीन और उसूलों पर मबनी निज़ाम से हटकर ताकत की बुनियाद पर दर्जाबंदी वाले निज़ाम की तरफ एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये फ़र्क यहाँ साफ नज़र आता है। अक़वाम मुत्तहिदा का असूल क्या है? एक रियासत, एक वोट। मतलब हर मुल्क बराबर है। लेकिन इस बोर्ड का असूल, दौलत बराबर है असर और रसूख के। सीधा सा मतलब है, जिसके पास पैसा है उसी की आवाज़ में वज़न होगा। इसीलिए सोर्स इसे 19वीं सदी की ग्रेट पावर डिप्लोमेसी से मिलाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा से पहले का दौर था जब चंद ताकतवर मुल्क मिलकर पूरी दुनिया के फैसले करते थे और बाकी सबको मानना पड़ता था। तो इन सब बातों का अंजाम क्या हो सकता है?
اپنے آخری حصے میں آئیے ان ممکنہ نتائج پر غور کرتے ہیں جن کے بارے میں سورس خبردار کر رہا ہے اگر یہ بورڈ واقعی بن گیا تو۔ اور سورس کے مطابق یہ نتائج کافی تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ اور نیٹو کا کمزور ہونا، اسلحے پر کنٹرول کے جتنے بھی معاہدے ہیں ان کا ختم ہو جانا، بین الاقوامی قانون کی اہمیت کا کم ہونا، پھر اسٹرانگ مین یا آمرانہ نظام کو فروغ ملنا، انسانی حقوق کا محض چیئرمین کے مفادات کے تابع ہو جانا، اور چھوٹے ملکوں کی خود مختاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب کے بعد ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے، اور سورس بھی یہی پوچھ رہا ہے، جب اتنی زیادہ طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو جواب دہی کا نظام کیا ہوگا؟ کون اسے چیک کرے گا؟ کیونکہ سورس کے مطابق یہاں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، نہ تو قانونی نفاذ کا کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی آزاد نگرانی کا ادارہ، اور نہ ہی کوئی احتساب کا نظام جو ہم دوسرے اداروں میں دیکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ایک بنیادی سوال پر آ کر رک جاتی ہے۔ کیا عالمی امن ایک ایسی چیز ہے جو سب کی بھلائی کے لیے ہو، یا یہ ایک پرائیویٹ بزنس ڈیل کی طرح ہے جہاں نفع اور نقصان دیکھا جاتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔